Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 10 के अंदर वो 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा आपका 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी चैप्टर है ये, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपको केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं अभी आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। देखो प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली जो मीन होता है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। देखो हिंदी में तो इसको कहा जाता है प्रायिकता, और हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बात करें तो इसका जनरली आप मीन समझो कि संभावना कितनी है। अब संभावना इन द सेंस, फॉर एग्जांपल देखो आपको सपोज मैंने कोई एक बैग दिया, उस बैग के अंदर 5 तो है रेड बॉल और 3 है व्हाइट बॉल। ठीक है, अब आपने उसके अंदर से रैंडमली कोई बॉल चूज करी। ठीक है, तो वहां आपके पास देखो दो कंडीशन बनेगी, आइदर आपने जो बॉल निकाली वो रेड हो जावे और आइदर ये आपने बॉल निकाली वो व्हाइट हो जावे। देखो दो केस है, या तो वो बॉल जो निकली वो रेड हो सकती है या फिर व्हाइट हो सकती है। अब अगर इसका अपोज करो, इट मींस अगर आपने रेड निकाली इट मींस वो व्हाइट नहीं होगी, और व्हाइट निकाली इट मींस वो रेड नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे दो केस चलते हैं कि आपके पास संभावना कितनी है, कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो आपने रैंडमली जो बॉल चूज करी है वो आइदर वो रेड है या फिर व्हाइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो आप सपोज हम पैक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स जो होता है उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर से आपने रैंडमली सपोज एक कार्ड चूज करा तो आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर जो होते हैं वो दो होते हैं, आइदर वो डायमंड का हो गया या फिर वो हार्ट का हो गया। तो आपको क्या करना है कि कंडीशन संभावना उस क्वेश्चन को समझना है कि उसके अंदर किससे रिलेटेड आपको पूछा गया। ठीक है, और भी अगर एग्जांपल मैं दूं आपको, सो हम कह सकते हैं अगर सपोज देयर आर सो मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, बहुत सारे बादल हैं आसमान में। अब या तो बारिश होगी और या फिर बारिश नहीं होगी। समझ रहे हो ना? दो केस बनते हैं अपने पास, या तो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना एक अगर हो रहा है तो इसके जस्ट अपोज में आपका क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल श्याम अगर 36 मार्क्स लाएगा तो पास होगा। समझ रहे हो ना? अगर वो मार्क्स उतने लाता है इट मींस वो पास होगा, अगर नहीं लाया तो वो फेल हो जाएगा। तो दो कंडीशन हमेशा एक दूसरे के एंटी चलेगी, आइदर तो वो होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो केस है देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी पूरा आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, आपको केयरफुली उनको नोट करना है, एक भी आपको स्किप नहीं करना है। इट मींस जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता रहा हूं आपको केयरफुली आपकी कॉपी के अंदर भी नोट डाउन करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखाया है 100% एश्योर करता हूं मैं आपको कि उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। समझ रहे हो ना? पूरा का पूरा आपको केवल उसी कॉन्सेप्ट में ध्यान देना। अगर कॉन्सेप्ट आपने सही से समझ लिया देन सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मैं आपको करके भी बताऊंगा, देखना कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं होगा। ठीक है, आपको केयरफुली नोट्स बनाने हैं। मैंने इससे पहले भी आपको अलग अलग चैप्टर्स बता दिए हैं, अलग अलग चैप्टर्स में मैंने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, इजी स्टेप्स के अंदर सोल्व कराए हैं। स्टिल अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के अंदर डाउट आया हो देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको डेफिनेटली अगेन सोल्व करके बता दूंगा। एंड अदरवाइज आपको क्या करना है, आपकी कॉपी के अंदर सिस्टमेटिक इन सभी एक्सरसाइज को नोट डाउन करना है। क्योंकि आपकी अभी ये कोविड-19 जैसी जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही, इसलिए सारे क्वेश्चंस मैंने करा रहा हूं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आइदर वो एग्जाम्पल से रिलेटेड हो गए तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको सारे सोल्व कराए हैं। ठीक है ना? हम सिस्टमेटिकली सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपको क्या केयरफुली आपको सारे क्वेश्चंस को कॉपी के अंदर सही तरीके से नोट डाउन करना है कि सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए एट अ टाइम जब भी आप उसको रिवाइज करना चाहो। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपको केवल नोट करना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका जो है 4 मार्क्स का आता है, एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 6 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आएगा सेक्शन ए के अंदर, एक आएगा आपका सेक्शन सी के अंदर। सो सेक्शन बी के अंदर आता है, सॉरी 2 मार्क्स का, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना? तो देखो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी को तो हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। ठीक है, देखो आपको जो मैं बता देता हूं उन कॉन्सेप्ट को ही आपको ध्यान रखना।
देखो एक तो प्रोबेबिलिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, ठीक है। तो इसको कैसे शो करते हैं, तो पी ऑफ ए, किससे शो करोगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पी ऑफ ए इज इक्वल टू का मीन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम, क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इट मींस देखो इसको यूं समझो कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक डाइस दिया और मैंने बोला डाइस को थ्रो करो, तो आपने थ्रो करा तो आइदर आप 1 2 3 4 5 और 6 उसमें से कोई एक नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब वहां देखो उस कॉन्सेप्ट को समझना, टोटल आउटकम का मीन तो है कि डाइस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6 फेस है, तो टोटल आउटकम तो हो गया 6, एंड फेवरेबल आउटकम्स आइदर आप 1 2 3 4 5 6 उसमें से कोई ना कोई आपको एक नंबर मिलेगा, तो 1/6, समझ रहे हो ना। तो फेवरेबल आपको कितना मिला और टोटल का मतलब कि आपके पास कितना है, समझना वापस, टोटल आउटकम का मतलब है कि टोटल कितना है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैक ऑफ कार्ड की बात करता हूं तो टोटल कार्ड कितना होता है 52, उसके अंदर से आपको ये कार्ड को निकालोगे तो 52 तो आपके टोटल आउटकम है, और फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करेंगे कि अपना फेवरेबल आउटकम कैसा होगा। तो ध्यान में रखना टोटल आउटकम का मीन तो टोटल कितना है अपने पास, उसमें से कितना आपको मिला वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी शो करते हैं, फेवरेबल आउटकम को सपोज मैंने लिख दिया m और अपॉन टोटल आउटकम को लिख दिया n, तो p ऑफ a इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो है, ये मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है, क्लियर। अब मैंने अभी आपको बोला कि या तो आपको सपोज मैं अगर बात करूं कि बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी, समझ रहे हो ना, दो केस बनते हैं और दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलेंगे। अगर होगा कोई केस तो उसका उल्टा नहीं होगा। सपोज मैं कह रहा हूं कि श्याम और राम चेस मैच खेल रहे हैं, तो अगर श्याम जीतेगा इट मींस ऑब्वियस ही बात है राम हारेगा, और राम कब जीतेगा, जब श्याम हारेगा। तो इन दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, एंटी चलते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहां से देखो एक टर्म और बताता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, तो मैंने बता दिया पी ऑफ ए होता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, देखो इसका मीन, उससे पहले चलो एक केस और बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिमाग में नोट कर लेना कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। क्या क्लियर करोगे, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1। देखो 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो सकती है, बट कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। मींस कभी नेगेटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगी और कभी आंसर आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन को कर भी रहे हो और आप सपोज आपका आंसर 2 आ गया या 1 से मोर देन आ गया 1.1 1.2, तो ध्यान रखना आपने क्वेश्चन को गलत करा है, आप उसको एक बार अगेन चेक करो, ठीक है ना। तो देखो यहां मैं एक चीज और लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, क्लियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। देखो नॉट ए को हम शो करते हैं बाहर से, ये तो शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब बारिश होगी, और ये शो कर रहा है बारिश नहीं होगी। इनका जो सम होता है ना ऑलवेज वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मींस अगर आपने क्वेश्चन के अंदर पी ए निकाल दिया तो उसको किसमें से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दोगे तो पी ए बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। मैं अगर बोल रहा हूं कि राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो राम के हारने क्या हो जाएगी, तो पी ए बाहर निकालना, तो उसको उसमें से माइनस कर दो, 1 - 1/4 कर दो, समझ रहे हो ना। तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट टर्म देखो यहां से, और जो हमें क्या ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी। इट मींस पी ऑफ ए प्लस पी ए बार, इन दोनों का जो सम होगा वो देखो लेस देन 1 होगा और इक्वल टू 1 हो सकता है, क्लियर है, ये भी आप ध्यान रखो। और अगर टर्म वॉल्यूम है, अभी मैंने आपको एक और चीज बताई कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है पी ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू देखो 0 से तो क्या होती है, बड़ी होती है, और 1 से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। अब यहां देखो मैं ये वाला साइन भी लगा रहा हूं क्योंकि 0 भी हो सकती है, और यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, इक्वल टू मतलब 1 भी हो सकती है। तो ये क्या शो कर रहा है आपकी पी ए की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी और उसके इक्वल हो सकती है। और अगर आपको इसको ब्रैकेट की फॉर्म में शो करना हो तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखना, 0 और 1।
देखो ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है ना, ये शो करता है कि 0 और 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है। जब आप आगे हायर स्टडी करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस ब्रैकेट का मीन क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट का मीन क्या होता है। अभी मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया, इट मींस ये ध्यान रखना कि 0 और 1 भी जो है ये इंक्लूड होगा इस इंटरवल के अंदर। क्लियर? तो 0 से बड़ा और उसके इक्वल, 1 से छोटा और उसके इक्वल, ये होता है 0 प्रोबेबिलिटी का। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो मैंने एक चीज बताई है वो ध्यान रखो कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर इसको यूज करना ही है। क्लियर है? वापस बताया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है P ऑफ A इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। फिर P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब कि या तो जीतेगा या हारेगा, उसका सम ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर मैंने बोला कि PA प्लस PA बार, इन दोनों का टोटल सम कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से हमेशा छोटा होगा और उसके इक्वल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं, 0 से बड़ा और उसके इक्वल, 1 से छोटा और उसके इक्वल। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं। देखो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका इंटरवल हमने चेक कर लिया, PA प्लस PA बार की वैल्यू 1 होती है, वो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब देखो मैं आपको सारे केसेस 1 बाय 1 यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन केसेस को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर वो केसेस आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, वो पिक्चर क्लियर हो जाती है ना एक बार, तो मैं पूरा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन को कैसे करना। तो मैं सारे केसेस को यहाँ बताऊंगा। देखो आपके बुक के अंदर जनरली कौन कौन से केस है, एग्जाम में भी कौन कौन से केस पूछे जाते हैं। एक तो आप ध्यान रखो कॉइन का केस, सिक्का जो होता है ना अपना, उसको टॉस करते हैं तो क्या केस बनता है, उसका भी हम स्टडी करेंगे। एक आप ध्यान रखो डाइस का केस, डाइस में भी आपको पूछ लिया जाता है इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। एक आपको पूछा जाता है डेक ऑफ कार्ड्स, या गड्डी होती है ना ताश की गड्डी, वो पूछ लिया जाता है। और एक आपको पूछा जाता है जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आप सिस्टमेटिकली उनको नोट करना, ठीक है। देखो फर्स्ट हम जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं हम कॉइन का केस। कौन सा केस है? कॉइन। ठीक है। अब देखो कॉइन का केस समझने से पहले बताया था हमने, कॉइन के अंदर देखो जनरली 2 फेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, है ना, एक होता है चित और एक होता है पट। तो कॉइन के केस में कितने कंडीशन बन सकती है, उसका जो फॉर्मूला है जनरली उसको हम शो करते हैं 2 टू द पावर n से। किससे शो करते हैं? 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n क्यों लिखा मैंने? देखो 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 तो उसके अंदर फेस होता है, इधर हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, 2 फेस होते हैं। और पावर n का मतलब कितने सिक्कों को आप टॉस कर रहे हो, हाउ मेनी कॉइन्स जिनको आप टॉस करोगे, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर मैं अलग अलग केस बताता हूँ। फर्स्ट, अगर मेरे पास 1 कॉइन है, कितना कॉइन है? 1 कॉइन है। 1 कॉइन का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा? 2। तो आपके पास टोटल आउटकम, क्योंकि ध्यान रखना 2 की पावर n जो है ना वो आपको शो कर देगा कि कितने नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल आउटकम का फॉर्मूला होता है ना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम को अभी किसने शो कर दिया? 2 है। अब 1 कॉइन देखो, जैसे मेरे पास एक ही कॉइन अगर उसको मैं टॉस करता हूं तो या इधर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है ना। तो अपने पास 2 केस क्या बन सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्लियर है? सेकंड, अगर मैं बात करता हूं मेरे पास 2 कॉइन है, कितने कॉइन की बात कर रहा हूं? 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूं। देखो 2 कॉइन्स के केस में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो 4 केस कैसे बनेंगे? दो कॉइन है मेरे पास, इसको भी टॉस करा इसको भी टॉस करा, दोनों में हेड हेड आ गया। क्या आ गया? हेड और हेड। सेकंड, इसको टॉस करा हेड आया और इसको टॉस करा टेल आ गया, तो सेकंड केस क्या बन गया? हेड और टेल का। थर्ड, इसको टॉस करा हेड, इसको टॉस करा, सॉरी देखो इसको टॉस करा तो टेल आ गया और इसको टॉस करा तो हेड आ गया, तो इसका उल्टा टेल हेड बन सकता है। और या फिर दोनों में क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए, तो एक केस आपका ये भी बन सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 और 4 होंगे, ठीक है। अगर अब आपके पास अगर ये बोल दिया जाए 3 कॉइन हो, आपके पास कितने कॉइन है? 3 कॉइन। 3 कॉइन मतलब 2 की पावर 3 और 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 4, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 बन जाए। अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे अरेंज होगा। तो मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ, समझना उसको। देखो समझना, यहीं पे ध्यान देना। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया और तीसरे पे भी हेड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं? पीछे से टेल को रिप्लेस करता हुआ चलूंगा। देखो अभी हेड 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 है, अब पीछे से रिप्लेस करो, हेड हेड टेल, हो गया। अब कहां लाओ? बीच में, हेड टेल हेड। अब कहां आएगा? सबसे आगे, टेल हेड हेड। समझ में आया अभी तक? क्या करा? हेड 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 लिखा, तीनों पे हेड 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 आया, फिर पीछे से टेल को रिप्लेस करते चलो, यहां टेल आया, फिर बीच में टेल आया, फिर सबसे आगे टेल आया। क्लियर? ये चारों बन गई।
अब इसका क्या कर दो, पूरा का पूरा उल्टा लिख दो। इट मीन जहां एच दिख रहा है वहां टी कर दो, जहां टी दिख रहा है वहां एच कर दो। तो देखो क्या बन गया, टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, ये आपके ऑटो केस बन गए। समझ में आया? बहुत इजी तरीका है, अगर इसको ध्यान से अगर समझोगे। हेड हेड हेड, फिर पीछे से रिप्लेस करते चलो, यहाँ टेल लिखेगो, फिर बीच में टेल आएगा, फिर सबसे आगे टेल आएगा, और फिर तो इसका उल्टा कर दो। तो आपके देखो जनरली एग्जाम के अंदर 3 कॉइन का ही पूछा जाता है, तो आपको भी केवल 3 कॉइन का ही ध्यान रखना है, इसके आगे आपको नहीं पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान नोट करना है ना, आपको मैं अभी बताऊंगा इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चन में वो पूछ लेगा अल्टरनेट हेड या टेल आना, अल्टरनेट का मतलब समझ देखो, अल्टरनेटिवली वर्ड, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आना। जैसे अगर अल्टरनेटिवली हेड और टेल अगर आपको बोले, तो यहाँ तो एक के बाद एक आ रहा है, तो कंटिन्यू आ रहा है, यहाँ भी देखो 2 कंटिन्यू आ, यहाँ देखो हेड टेल हेड, एक के बाद एक आया, पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। यहाँ भी नहीं बन सकता, यहाँ भी नहीं बन सकता, यहाँ भी नहीं बन सकता, यहाँ देखो वापस पहले टेल आ रहा है फिर हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है। मतलब अगर अल्टरनेटिवली का केस पूछे तो एक केस ये बन रहा है, एक केस ये बन रहा है, 2 ही केस बन सकते हैं, ठीक है। तो कॉइन के देखो तीनों केस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक कॉइन होगा तो 2 केस बनेंगे, 2 कॉइन होंगे तो 4 केस बनेंगे, 3 कॉइन होंगे तो 8 केस बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम ले लेते हैं। अब डाइस का केस ले लेते हैं। किसका केस ले लेते हैं? डाइस तो देखा हुआ सबने। तो देखो अब हम नेक्स्ट जो केस पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं डाइस का केस, ठीक है। देखना आप डाइस का केस क्या है, बताओ। यहां मैंने फॉर्मूला बनाया 2 की पावर n, कैसे बनाया था? 2 फेज होते हैं कॉइन के ऊपर, तो 2 की पावर n। अब मुझे डाइस का बनाना है, तो डाइस में कितने फेज होते हैं? 6। तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 6 की पावर n में। किसकी पावर n में? 6 की पावर n में। अब देखो इसके अंदर भी क्या क्या पूछा जाता है वो बताता हूं। फर्स्ट, अगर मेरे पास एक ही डाइस है, फर्स्ट केस क्या है? एक डाइस है मेरे पास। अब एक डाइस मतलब 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 का मतलब देखो, 6 का मतलब क्या क्या बन सकता है? अगर मैं इसका सिंपल स्पेस बनाऊं तो 1 2 3 4 5 और 6 बन सकता है, यही बन सकता है ना, इसके बाहर तो कुछ नहीं बनेगा। अब देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। देखो उन सबको बताया, तो आपको क्वेश्चन में एक तो पूछा जाएगा इवन नंबर। बताओ इवन नंबर कौन कौन सा? 2 4 और 6। 2 है 4 है और 6 है, मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। आपको पूछा जाएगा ओड नंबर। क्या पूछा जाएगा? ओड नंबर। बताओ ओड नंबर क्या है? 1 3 और 5, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3 हो गया। आपको पूछा जाएगा प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर हमेशा दिमाग में रखोगे। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या? देखो इवन नंबर की डेफिनेशन जो 2 से डिविजिबल है, ओड नंबर की डेफिनेशन विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर a number which is divisible by itself only, और 1 से भी हो सकता है। तो क्योंकि देखो 1 तो सभी का मल्टीपल फैक्टर होता ही है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपको पूछे, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, जो खुद से ही डिवाइड हो, और 1 से, 1 तो देखो सभी से डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर। और हाँ एक और चीज ध्यान रखना, ये 1 जो है, ये 1 को आप प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करोगे, दिमाग में क्लियर कर लो, 1 को इंक्लूड नहीं करना। तो अब देखो प्राइम नंबर 2 में और किसी का डिवाइड नहीं होता, 3 और 5, 2 3 और 5 क्या क्या है? 2 है 3 है और 5 है, ये भी कितना नंबर है? 3। ये है। तो आपको अगर एक डाइस थ्रो करने के लिए बोले इवन ऑड और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पूछे तो ये आप ध्यान रखो। अब अगर आपको पूछ ले कि मेरे पास 2 डाइस है, कितने डाइस है? 2 डाइस का अगर आपको कॉन्सेप्ट पूछे, देखो मैं इसको कहां बना दूं, ये एक बार आप नोट कर लो, मैं आपको इधर बना के बताया। ठीक है, देखो एक बार तो ये लिख देता हूं। अगर आपको कितना दिया रखा हो, 2 डाइस दे रखे हो, कि 2 डाइस को एक साथ आप रोल कर रहे हो, ठीक है ना, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 2, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 केस बन सकते हैं। कितने केस बनेंगे? 36। अब देखो 36 ही बना के बता रहा हूं मैं। देखो इधर मेरा सपोज एक डाइस है 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरा डाइस इधर है 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों डाइस हो गए। अब इन दोनों डाइस को मुझे रोल करना है। रोल करोगे देखो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट डाइस को रोल करा तो 1 मिल गया, और सेकंड पे भी 1 आ गया। फिर रोल करा तो फर्स्ट डाइस पे आ गया 2, और इस पे भी तो 1 ही चल रहा है। फिर आएगा 3 1, फिर आएगा 4 1, फिर आएगा 5 1, और फिर आ गया 6 1। समझ रहे हो ना? एक डाइस में तो मतलब कंटिन्यू 1 1 1 ही आ रहा है, और सेकंड डाइस पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4, मतलब फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ गया, सेकंड डाइस पे कंटिन्यू 1 1 1 1 चल रहा है। अब देखो क्या होगा,
1, इस पे 1 आया और इस पे आ गया 2, फिर देखो 2 और 2, फिर देखो 3 और 2, फिर देखो 4 और 2, फिर आ गया 5 और 2, फिर आ गया 6 और 2, फिर क्या आएगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, क्लियर है। फिर क्या आएगा 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 एंड 6 4, फिर क्या आ सकता है 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 6, फिर क्या आ सकता है 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड 6 6, ये आपके केस बन सकता है। अब देखो आपको इनको भी है ना सिस्टमेटिक नोट करोगे, मतलब एक के नीचे अगर सीक्वेंस बनी रहेगी, देखो इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स 8, कितना चाहिए 8 चाहिए। अब देखो अगर आपने एक के नीचे एक नोट करा हो तो देखो 8 आपको कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे 5 और 3 8। अब अगर आप देखते हो ये वाली रो पूरी देखो, अगर आप पूरा सिस्टमेटिक नोट करोगे तो ये देखो सब में 8 आ रहा है क्या, 6 और 2 5 और 3 4 और 4 3 और 4 2 और 6, समझ में 8 आ रहा है। तो ऐसे अगर आप नोट करोगे तो आपको पूरी डायगोनल आपको एक साथ दिख जाएगा कि हाँ इन सबका नंबर 8 है। आपको मैं पूछ लूं कि मुझे 11 चाहिए, देखो 11 कहां होगा, या है ना 5, या देखो ये गलत दिख नहीं है 6 और 5 होगा। अब आपको क्या बोलते हैं मुझे 11 चाहिए, तो देखो 11 का ये 6 5 और इसका डायगोनल का ये रहा, इसका डायगोनल तो ये होगा, देखो समझ रहे हो ना। तो आप इनको अगर जो सीक्वेंस में नोट करोगे ना तो आपको क्या होगा, वो पूरा डायगोनल आपको मैच हो जाएगा, जिससे आपको इजीली होगा, ठीक है। ये आपका डाइस का सेकंड केस हो गया, क्लियर है। देखो अब थर्ड केस क्या है, नोट कर लेना इसको भी। थर्ड केस है अब आपका थर्ड केस हम पढ़ लेते हैं, कार्ड का केस पढ़ लेते हैं। किसका केस पढ़ लेते हैं, कार्ड का केस। देखो कार्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं, कार्ड का केस, क्लियर है। देखो सबसे पहले तो कार्ड तो सबने खेला हुआ है, सब खेलते ही, क्लियर है। देखो अच्छी तरीके से समझना, कार्ड में टोटल कार्ड जो होते हैं ना 52, ये ध्यान रखना। देखो जब अपन ताश जनरली हम लेके आते हैं बाजार से तो उसके अंदर 2 जोकर भी होते हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड की बात कर रहे हैं, मतलब जिन पत्तों से हम खेलते हैं तो प्लेइंग कार्ड तो 52 ही होते हैं, समझ रहे हो ना। अगर मैं पूरे बात करता हूँ टोटल कार्ड 54 होते हैं, बट जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता, हम केवल प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 52 प्लेइंग कार्ड्स है। अब ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है, इन 52 प्लेइंग कार्ड्स को देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 2 3 4। कौन कौन से 52 प्लेइंग कार्ड्स देखना, एक तो होता है मेरे पास डायमंड का, ये है आपका डायमंड। एक होता है आपके पास हार्ट, क्या होता है हार्ट। एक होता है आपके पास स्पेड, क्या होता है स्पेड। और एक होता है आपके पास ये। देखो यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि इनका कलर रेड ही होता है और इनका कलर ब्लैक ही होता है। तो ध्यान रखो कि डायमंड और ये है, अब देखो इनका नाम लिख देता हूं मैं। ये है आपके पास डायमंड का, ये है आपके पास हार्ट, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हार्ट। हार्ट हो गया। ये जो है आपके पास ये है स्पेड, सॉरी स्पेड नहीं, ये होता क्लब, ये होता आपका स्पेड, क्लियर है। अब देखो ध्यान रखोगे इन दोनों का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, और ये दोनों कलर कैसे हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। अब देखो 52 जो मेरे पास टोटल कार्ड्स थे, कितने कार्ड है मेरे पास 52 टोटल कार्ड्स। अब 52 टोटल कार्ड्स के अंदर देखो डायमंड जो होते हैं इसके होते हैं 13, इसके भी होते हैं 13, इसके भी होते हैं 13 और इसके भी होते हैं 13। देखो हो गया क्या 13 13 13 और 13, 52 कार्ड्स हो गए, क्लियर है। अब देखो ये अगर 52 कार्ड्स हो गए, अब क्या करना है हमें इसके अंदर अब 13 कार्ड्स के अंदर क्या क्या केस बन सकते हैं वो बता दो। देखो अगर आपको रेड कलर के पूछे तो देखो रेड कलर के कितने हैं 26 हो गए, और ब्लैक कलर के पूछे तो आपके पास 26 हो गए, बस समझ रहे हो ना। ये दोनों का रेड कलर होता है और ब्लैक कलर का होता है, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर आपको पूछा जाता है कभी कभी फेस कार्ड, क्या पूछ लिया जाता है फेस कार्ड। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, फेस कार्ड भी पूछ लिया जाता है। फेस कार्ड मतलब कि जिनके ऊपर फेस बना होता है, जैसे आपके अंदर क्वीन होता है, जेब होता है
और किंग होता है। तो देखो इसके भी 3 फेस कार्ड है, इसके भी 3 फेस कार्ड है, इसके भी 3 फेस कार्ड है, और इसके भी कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 फेस कार्ड। मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। ये तो 52 कार्ड्स हो गए और 12 फेस कार्ड होते हैं। समझ रहे हो? फेस कार्ड कितने हैं? 3 3 3 3 सबके होते हैं। अब आपको पूछे एस, क्या पूछ लिया? एस, एस मतलब इक्का। अगर आपको पूछ ले एस कितना होता है, तो देखो एस का मतलब होता है डायमंड का भी एक एस है, हार्ट का भी एक एस है, और क्लब का भी एक एस होता है, और इसका भी एक एस होता है। तो मतलब टोटल एस कितना हो गया? 4 एस हो गया। क्लियर है? अब देखो यहीं से क्वेश्चन बन बन के घूम फिर के आता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स, फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ ब्लैक कलर। ये पूछ लिया सपोज। क्या क्वेश्चन? देखो फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is randomly choose, what is the probability that the card is ace of black color? अब देखो ये मुझे एस का केस पूछा है। अब मुझे बताओ एस ब्लैक कलर के एस कितने? क्लब का भी ब्लैक कलर होता है, स्पेड का भी ब्लैक कलर होता है। तो ये मेरे पास 2 एस है। अब कितने में से? टोटल कार्ड 52 है, उनमें से मैंने एक कार्ड को चूज करा, तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास 2 है। आइदर क्लब का एस हो सकता है या फिर स्पेड का एस हो सकता है। तो 2/52 वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये आपका कार्ड का केस है, बहुत इजी है। आपको केवल पिक्चर दिमाग में क्लियर रखनी है कि इसमें से क्या कार्ड आपको पूछा है। अब अगर आपको क्वेश्चन यूं पूछ ले कि फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ऑल द फेस कार्ड्स आर रैंडमली चूजन। फेस कार्ड क्या करा आपने? मतलब वन कार्ड इज रैंडमली चूजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कार्ड इज फेस कार्ड। आपको फेस कार्ड का पूछ ले। अब देखो फेस कार्ड, तो इसके भी 3 फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड, इसके भी 3 फेस कार्ड। टोटल कितना हो गया? 12 फेस कार्ड हो गए। अब 12 फेस कार्ड हो गए, उनमें से कोई ना कोई होगा, तो टोटल तो है 52, ऊपर हो गया 12, 12/52 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका कार्ड का केस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट जो केस है आपका, वो है आपका ईयर का केस। देखो ईयर का केस भी बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता है, बट अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको भी क्लियर हो ही जाएगा क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से समझना इसका भी केस। देखो ईयर का केस आपको पूछ लिया जाता कभी कभी, और इंपॉर्टेंट में आता है ये ईयर का केस, ध्यान रखना, क्योंकि ये समझ में नहीं आता दिमाग में। देखो ईयर के केस में अगर हम बात करें तो ईयर के केस में क्या होता है? 2 ईयर होता है आपके जनरली। एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डे होता है आपको पता है? एक होता है लीप ईयर, अभी ये है नॉन लीप ईयर। देखो जनरली लीप ईयर का मतलब अपन ये कहते हैं कि जिसके अंदर 4 का डिवाइड होता है। मतलब जैसे 2020 अभी हम बात करें तो अभी ये जो अभी फरवरी थी उसमें कितने दिन थे? 29 डेज थे, और 29 डे थे मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जनरली फरवरी में 28 दिन ही होता है, बट इस बार 29 डेज थे, मतलब कि 366 डेज। ठीक है? अब लीप की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर देखो डे कितना होता है? 366 डेज होता है। कितना डेज होता है? 366 डे होता है। और नॉन लीप ईयर की बात करूंगा तो मेरे अंदर देखो कितने डे हो जाएंगे? 365 डेज हो जाएंगे। लीप और नॉन लीप का डिफरेंस समझ रहे हो ना? लीप ईयर ऐसा ईयर जिसके अंदर 4 का डिवाइड होता है। जैसे 2020 है तो इसके अंदर 4 का डिवाइड होता है, इसलिए इस बार फरवरी 29 डेज की थी। नॉन लीप ईयर का मतलब जिसके अंदर 4 का डिवाइड नहीं होता, जैसे अब 2021, 22 ये सब क्या है? नॉन लीप ईयर ही होंगे। अब देखो 366 डे में क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं ऐसे। 366 डे का मतलब ये ऐसा हो गया 364 और ये 2 डेज अलग से। समझ रहे हो ना? 364 और 2 दिन। अब ये 364 जो लिखा इसका मीनिंग क्या? मैंने क्यों लिखा? 364 डेज ही है, इसका मतलब होता है 52 वीक्स। समझ रहे हो ना? मतलब 52 एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 इंटू 7 करोगे आप तो 364 डेज आपको मिल जाता है। अब ये 2 दिन हम अलग से बच रहे हैं, इसका ही कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखो लीप ईयर के अंदर 366 डे होते हैं, उसके अंदर हमने क्या करा? 364 डेज अलग हो गया, 2 डेज अलग हो गया। 364 डेज का मतलब 52 वीक्स हो गया। अब 2 दिन बचे होंगे मेरे। अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं उनको समझते हैं। देखो 2 दिन जो है आपका क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। ये हो सकता है ना? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। ये आपके केस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो फॉर ए लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे?
देखो संडे मंडे टू कुछ भी पूछे आपको तो केवल कॉन्सेप्ट समझना, अगर संडे बोल रहे क्योंकि एक को अगर समझ ले वो सारा हो जाएगा। कितने संडे चाहिए आपको? ओनली 52 संडे चाहिए। तो देखो अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो 52 संडे तो मेरे इसके अंदर हो गए ना। 52 वीक्स का मतलब ही क्या है? 52 मंडे 52 संडे सारा हो गए। अब जो नेक्स्ट मेरा जो 2 दिन बच रहे उसके अंदर संडे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब बाकी अगर संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे, बट संडे नहीं होना चाहिए। अब संडे देखो नहीं होना चाहिए तो संडे देखो कहाँ कहाँ है। एक तो इसके अंदर संडे है, सैटरडे संडे, और एक मेरा इसके अंदर संडे है। इन दोनों के अंदर मेरा संडे होता है, बट वो मुझे संडे इंक्लूड नहीं करना, तो मुझे ये दोनों इंक्लूड नहीं करना। तो अब कितने दिन बच सकते हैं? 1 2 3 4 5 और टोटल कितने? 7। तो 5/7 आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो ना क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझो। 366 डे होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसने बोला कि 52 संडे ही चाहिए मुझे, कितने संडे? 52 संडे, तो 52 संडे यहां हो गया, तो इसके अंदर अब मुझे संडे नहीं चाहिए, और संडे नहीं चाहिए तो कितने दिन बचे? 5 ही तो है, 5/7। अब अगर वो बोलते 53 संडे चाहिए तो 52 संडे ये रहा और 53 ये रहा, इसमें से आएगा संडे, तो संडे देखो इन 2 दिन में आ गया। समझ रहे हो ना? तो 2/7। तो देखो इसका केस आपको संडे को जरूरी नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी पूछ ले, आपको केवल ये ध्यान रखना। तो अगर देखो मैं केवल यहाँ डायरेक्ट केवल 53 संडे की बात करो, आप संडे मंडे किसी की बात कर सकते हो, है ना। अब अगर 53 संडे की बात करें, किसकी? मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। 53 की बात करें तो इसके अंदर में संडे इंक्लूड करना है, तो ये 2 दिन में संडे होता है, तो कितना हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर केवल आपको 52 संडे ही पूछता, क्या पूछता? केवल 52 संडे, क्या पूछे? 52 संडे ही, तो 52 संडे का मतलब इसके अंदर संडे नहीं होना चाहिए, तो 5 दिन ऐसे हैं, तो 5/7 आपका आंसर है। क्लियर कर लेना। देखो ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, मैंने आपको बहुत इजी समझाया। 52 वीक्स का मतलब 52 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब होंगे, बट अगर आपको 53 की बात करें तो इसके अंदर भी आपको संडे इंक्लूड करना, तो वो 2 दिन ऐसे हैं जिसमें संडे आएगा, तो 2/7, और संडे नहीं चाहिए तो 5/7। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं। देखो इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। 365 डे का मतलब 364 अलग से और एक दिन अलग से बच गया, और 364 का आगे क्या हो गया? 364 का मतलब क्या हो गया? 52 वीक्स तो हो ही गया ना, ये हो गया 52 वीक्स का। अब देखो एक दिन जो बच रहा है वो संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे आ गया ना। देखो अब अगर इसके अंदर मतलब मुझे कि 50 नॉन लीप ईयर, ध्यान है ना, नॉन लीप ईयर बोला 365 डेज होंगे, तो अगर आपको संडे पूछे मतलब 53 संडे चाहिए, तो 52 ईयर इसमें से भी संडे होना चाहिए, तो संडे केवल एक ही दिन में, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/7, और अगर संडे नहीं हो तो 6/7 हो गया कॉन्सेप्ट। तो यह क्या लिख देता है? 53 संडे, तो इसमें से भी संडे इंक्लूड करना है, तो संडे इंक्लूड करना है, इट मींस बताओ मुझे कितना हो जाएगा? कितना संडे? एक ही संडे है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। और अगर आपको ये बोलता कि 52 संडे चाहिए, क्या चाहिए? 52 संडे, 52 संडे मतलब यही हो गया 52 संडे, इसमें संडे नहीं चाहिए, संडे नहीं चाहिए मतलब इसको हटा दो, तो कितना बच गया? 6/7 बच गया। कितना बच गया? 6/7 बच गया। क्लियर है ना? तो देखो ये आपका पूरा ईयर का भी मैंने केस आपको समझा दिया। क्लियर है? ये आपका ईयर का केस बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो। अब देखो जो इंपॉर्टेंट केस थे वो तो मैंने आपको बता दिया। अब और क्या पूछ सकते हैं? जैसे कि एक बैग के अंदर फॉर एग्जांपल 5 रेड बॉल है 3 व्हाइट बॉल है, तो उसके अंदर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो वो तो हम ओरली समझ के ही कर लेंगे। आपको बोल देंगे कि 132 अच्छे पेन्स के अंदर आपने कुछ फॉल्टी पेन्स को उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो मुझे बताओ फॉल्टी पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ये तो हम देखो क्वेश्चन को समझ के ही कर लेंगे। जो आपका कॉन्सेप्ट समझाना था, 4 कॉन्सेप्ट, कॉइन का, कार्ड का, ईयर का, और एक हमने केस सीखा था किसका? कॉइन हो गया, कार्ड हो गया और डाइस का केस। तो ये 4 केस इंपॉर्टेंट समझाने के थे, वो मैंने चारों का एग्जाम्पल पूरे कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझा दी। इस कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप अच्छी तरीके से इनको समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चन देखना, हम इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड सारे कर लेंगे। ठीक है? तो आप इन सबको नोट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ठीक है? नोट करो, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक है ना? तो सभी के पास ये वीडियो अच्छी तरीके से पहुंचे, सभी को इनका बेनिफिट मिले। मेरा पर्पज ये है कि सभी घर बैठे बैठे मैथमेटिक्स क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सिंपली पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगी। अदरवाइज मैथमेटिक्स हार्ड तो सब्जेक्ट सबको लगता ही है, आपको केवल सिस्टमेटिकली इनको नोट करना, प्रेशर नहीं लेना किसी भी चीज का। सारे क्वेश्चन में सोल्व करा ही रहा हूं। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो
देन आप मुझे विदाउट हेजिटेशन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे अकाउंट मैंने थंबनेल में मेंशन कर रखे, ठीक है ना। घर रही है, सेफ रही है एंड एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को। ओके।